अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर जुल्फ़कार खान। पिछले टॉपिक में हमने रॉबर्ट विटेकर क्लासिफिकेशन के बारे में मुकम्मल पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करे। मतलब ये सबक जो है ना हमारा मलेरिया के ऊपर है। इसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे साथ एक मच्छर बना हुआ है, एक मॉस्किटो। वो क्या करता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करता है। देखिए, मच्छर खुद भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या करता है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करता है। तो इसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा मेथड जिससे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हल हो, इसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अ मेथड विच सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मेथड। कुछ ऐसे स्टेप्स है जो बायोलॉजिकल मेथड में इन्वॉल्व है, जिनकी वजह से एक मुतवातिर, एक अच्छी तरीके से हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करते हैं। आइए हम इन स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मेथड। हे, डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। The biologist also use five senses to know the nature of problem। इसमें बायोलॉजिस्ट अपने 5 हिस्सों को इस्तेमाल करते हैं उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए। इसमें पहला साइट करते हैं, फिर वो स्मेल करते हैं, फिर ईयरिंग करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं और फिर टच करते हैं। साइट, वी सी विद आवर आइज। स्मेल, वी स्मेल विद आवर nose। Hearing, we hear sound with our ears। Taste, we taste with our tongue। Touch, we touch with our hands। Observation, dear student, observation biologist dear student, observation biological problem का एक ऐसा फेज है, पहला फेज है जिसमें हर मुमकिन कोशिश करते हैं बायोलॉजिस्ट उसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए। और इसमें बहुत सारे जरायों का भी वो इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे सोर्सेज का भी इस्तेमाल करते हैं उसी बायोलॉजिस्ट प्रॉब्लम को हल करने के लिए। ऑब्जर्वेशन के 5 स्टेप्स हैं और इसके 2 टाइप्स हैं। एक हमारे साथ है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरा हमारे साथ है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन माहियाती मुशाहिदात को कहते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसे ऑब्जर्वेशन होते हैं जो कि वेरिएबल है, जिनको हम मेजरेबल भी नहीं कर सकते और इनको हम रिकॉर्ड में नंबर की सूरत में भी नहीं लिख सकते। जैसे कि एग्जांपल है, 1 लीटर ऑफ वाटर इज हेवियर देन द 1 लीटर ऑफ एथनॉल। पानी का 1 लीटर हैवियर है 1 लीटर एथनॉल से। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, इसे हम मिकदारी मुशाहिदात कहते हैं। The observation that are invariable and measurable and can be recorded in the terms of number। ये ऐसे मुशाहिदात है जो इनवेरिएबल भी है और जो मेजरेबल भी है और जिनको हम रिकॉर्ड की सूरत में, नंबर की सूरत में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 सेंटीग्रेड होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड होता है। हाइपोथेसिस, मुशाहिदात के तहकीकी तलब वजाहत को हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस एक मफरूज़ा है, इसमें 50-50% चांसेस होते हैं सही के और गलत के। कभी कभार हाइपोथेसिस सही भी हो सकता है और कभी कभार हाइपोथेसिस रॉन्ग भी साबित हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, एक अच्छे हाइपोथेसिस की खसूसियात, जैसे कि इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, it should be a tentative idea, it should agree with the available observation, it should be kept as simple as possible, it should be testable and potentially falsifiable। In other words, it should be a way to show the hypothesis is false, a way to disprove the hypothesis। इसे हम उर्दू में समझने की कोशिश करते हैं, एक अच्छे हाइपोथेसिस की खसूसियात क्या है। जैसे कि नंबर 1, ये एक अमूमी बयान होना चाहिए। नंबर 2, ये एक तहकीकी तलब ख्याल होना चाहिए। नंबर 3,
इसे दस्तयाब मुशाहिदात से मुत्तफिक होना चाहिए। नंबर 4, इसे मुमकिन हद तक सादा रखना चाहिए। नंबर 5, ये आजमाए जांचने के काबिल हो और इसे जुटनाने का इम्कान मौजूद हो। दूसरे अल्फाज में कोई ऐसा तरीका जरूर हो जिससे हाइपोथेसिस को गलत साबित और रद्द किया जा सके। प्रिडिक्शन एंड डिडक्शन, जैसे हम अपने अल्फाज में कहते हैं पेशन गोई। डियर स्टूडेंट, इसमें हम इफ एंड देन का कंसेप्ट यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर इसे हम एक एग्जांपल की तरह समझने की कोशिश करते हैं। इफ मलेरिया इज ड्यू टू प्लाज्मोडियम देन ऑल द मलेरियल पेशेंट शुड बी हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर किसी को मच्छर ने काटा है तो जाहिर सी बात है उसके जिस्म में मच्छर का प्लाज्मोडियम लाजमी होगा। प्लाज्मोडियम मच्छर के पैरासाइट को, मच्छर की जरासीम को कहते हैं। एक्सपेरिमेंट, तजुर्बात। द हाइपोथेसिस में बी ट्रू और रॉन्ग। हाइपोथेसिस ट्रू और रॉन्ग भी हो सकता है। इट शुड बी टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट। इसको हम एक्सपेरिमेंट के तरीके से ही बयान कर सकते हैं। अगर हाइपोथेसिस सही होगा तो इसे कबूल किया जा सकता है और अगर हाइपोथेसिस गलत हो तो इसे रिजेक्ट भी किया जा सकता है। साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि एक्सपेरिमेंट के कितने टाइप्स हैं। डियर स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंट के 2 टाइप्स हैं। एक तो हमारे साथ है कंट्रोल ग्रुप और दूसरा है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कंट्रोल है, जिसको किसी भी डिजीज ने, किसी भी बीमारी ने इफेक्ट ना किया हो। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऐसे ऑर्गेनिज्म जिस पे एक्सपेरिमेंट होना बाकी है, जिसे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाए, ऐसे ग्रुप को एक्सपेरिमेंट ग्रुप कहते हैं। साइंटिफिक थ्योरी, व्हेन अ हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड बाय अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट देन इट्स कॉल्ड साइंटिफिक थ्योरी। देखो, एक तरीका होता है, एक मेथड होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, ठीक है, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को बयान करने के लिए, मतलब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाकई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या नहीं है, तो इसमें कुछ मेथड्स होते हैं। तो साइंटिफिक थ्योरी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम हाइपोथेसिस को प्रूव करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। इसे हम साइंटिफिक थ्योरी कहते हैं। और थ्योरी जो है ना, एक साइंटिफिक थ्योरी हमेशा वैलिड होता है, ठीक है, और ये लॉन्ग टाइम तक चलता है और इसमें ऐसा कोई भी एविडेंस ना हो जो साइंटिफिक थ्योरी को डिस्प्रूव करे। साइंटिफिक थ्योरी हमेशा प्रूफ ही होता है। Scientific law are also called law of nature because these are permanent rules of nature. Scientific law हमेशा परमानेंट होता है, ये डिस्प्रूव हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सीरीज के तहत ही चला आता आ रहा है। Scientific law are also true. These are in the forms of short statement and are universally accepted, जिसे universally accepted भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल इसका, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक लॉ। मेंडल एक साइंटिस्ट था जिसने जेनेटिक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। इसका जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है ये कॉमन एग्जाम्पल है, एक कॉमन मिसाल है साइंटिफिक लॉ का। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे और फीमेल एनाफ्लीज के बारे में, वो मच्छर जो बीमारी मलेरिया काज करता है, इसके बारे में इंशाल्लाह तफसीलन हमारी अगली वीडियो होगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें क्योंकि आप लोग का मोटिवेशन मुझे चाहिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसी तरह मेरे चैनल्स को, मेरे वीडियोस को व्यूज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में अच्छे अच्छे वीडियोस पेश करूंगा और आप लोग के बायोलॉजी में प्रॉब्लम्स को भी हल करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अपने बायोलॉजी टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।